तो आज पढ़ेंगे चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी जिसे इंग्लिश में कहते हैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर और शॉर्ट में कहा जाता है जी मीटर। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम में आएगा तो 3, 4 या 5 मार्क्स में आएगा। जी मीटर से रिलेटिव एवरीथिंग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। टाइटल है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर या चल कुंडली धारामापी या शॉर्टकट में कहो जी मीटर। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? उपयोग पढ़ना है जी मीटर का, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, साथ ही साथ कार्यविधि या मैकेनिज्म, संरचना पढ़नी है, फिगर, व्यंजक प्राप्त करना है, डेरिवेशन करना है, सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी पढ़नी है। सेंसिटिविटी पढ़नी है भैया। जी मीटर का शेप कुछ इस तरह का होता है, देख लो जरा ध्यान से। जी मीटर जो है आजकल जो जी मीटर यूज कर रहे हैं उसका जो थोड़ा सा डिजाइन है, चेहरा है, वो ऐसा है। पहले तो इमेजिन करना होता है ना, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, समझना चाहते हैं, अच्छे से लॉन्ग टाइम याद रखना चाहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर माइंड में बना लो। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा संरचना। आफ्टर दैट सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो संरचना देख लेते हैं बेटे, संरचना में क्या होता है। मैं यहां बना रहा हूं इसकी संरचना। नाम लिख देता हूं, इसका नाम है मरोड़ टोपी। मरोड़ दो टोपी को। अजीब नाम है भाई सर, क्या नाम है ये मरोड़ टोपी? ये एक पत्ती है, मिश्र धातु की पत्ती है, इसे कहते हैं फास्फर ब्रांच की पत्ती। फास्फर ब्रांच की पत्ती। अब फास्फर ब्रांच की पत्ती क्या है बेटे? एक मिश्र धातु की बनी हुई पत्ती है। इसमें कौन कौन सी धातु का मिश्रण होता है बेटे? कॉपर, टिन, फास्फोरस। नीचे जो ये स्प्रिंग बना बेटे, ये भी फास्फर ब्रांच से बना है, मतलब इसमें भी कॉपर, टिन और फास्फोरस का मिश्रण है। ये क्या है? ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है। एल्यूमिनियम की फ्रेम है बेटा, और एल्यूमिनियम की फ्रेम पर ये क्या है? कॉपर के तार हैं, कॉपर वायर, कॉपर की तार हो गई। और बेटा ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण, शीशा, आईना। इसका यूज क्यों किया जाता है अभी समझेंगे। तो बेटा इस तरह से हमने इसकी संरचना को कर देना है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी संरचना है। स्प्रिंग को आप चाहें तो थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। स्प्रिंग को आप चाहें तो ऐसे बना लो, थोड़ा बढ़िया करके, शानदार वे में। इस तरह से स्प्रिंग होता है। ये संरचना हो गई। ठीक, संरचना क्लियर। राइट का निशान लगा देते हैं। अब देखें भाई, संरचना तो हमारी हो गई। तो बेटा अब बात करेंगे इसके उपयोग की, यूजेस। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है? तो जैसे कि इसका नाम है धारामापी, चल कुंडली धारामापी। तो गैल्वेनोमीटर या जी मीटर की सहायता से विद्युत धारा के मान को मापा जाता है। मतलब किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है, उसे चेक करने के लिए जी मीटर लगाते हैं। जी मीटर की सुई में विक्षेप आ गया, समझ लो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए जी मीटर का उपयोग किया जाता है। जी मीटर का ही नहीं, ए मीटर का भी यूज करते हैं बेटे विद्युत धारा को मापने के लिए। डिफरेंस ये है कि ए मीटर की सहायता से ज्यादा विद्युत धारा मापी जाती है। ए मीटर की सहायता से ज्यादा विद्युत धारा मापी जाती है, और जी मीटर की सहायता से बहुत मिनिमम विद्युत धारा को भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये कह लो कि अगर किसी परिपथ में, सर्किट में बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बहुत कम, जरा सी, बहुत जरा सी भी, तो उसे भी माप सकता है जी मीटर। क्योंकि जी मीटर होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव। इसकी संवेदनशीलता या कह लो सुग्राहिता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए विद्युत धारा के सूक्ष्म मान को भी बता देता है। क्लियर? यूज समझ में आया? खुद से लिख लेना। आप लिखेंगे जी मीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है, इसकी सहायता से बहुत कम विद्युत धारा को भी मापा जा सकता है। फिनिश। चलो, दो चीजें हो गई, संरचना हो गई, उपयोग हो गया। संरचना कैसे लिखनी है पता है? मैं एक बार बोल देता हूं, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सिर्फ लिखना कैसे है। संरचना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। इसमें आयताकार एक कुंडली होती है, इसमें आयताकार एक कुंडली होती है जो कॉपर के तार से बनी होती है, या जिसमें कॉपर के तार के फेरे होते हैं। इस कुंडली के ऊपर एक समतल दर्पण लगा होता है, एक फास्फर ब्रांच की बत्ती लगी होती है, और फास्फर ब्रांच की बत्ती से एक मरोड़ टोपी को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। मरोड़ टोपी को टर्मिनल T2 की सहायता से जोड़ देते हैं। कुंडली के नीचे स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग को टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है, और इस कुंडली को विशाल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, या कह लो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रख देते हैं। इस तरह से आप इसकी संरचना कर सकते हैं।
अब बात करेंगे सिद्धांत की। यार सिद्धांत और कार्यविधि बेटा थोड़ा सिमिलर है, ध्यान से समझेंगे। तो सिद्धांत में लिखेंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखेंगे। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कॉपर की वायर से बनी होती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक मीन्स ना तो ये इधर को हो और ना ये इधर को, बिल्कुल बीच में थे। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली अपने अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगती है। क्यों घूमने लगती है? क्योंकि इसके अंदर बल लगता है जिससे आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है, जिसके कारण कुंडली में आघूर्ण उत्पन्न होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से कुंडली अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, अगर कार्यविधि लिखनी है तो इतना पार्ट लिखने के बाद आगे लिखना है। कुंडली में एक समतल दर्पण लगा होता है, कुंडली को कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है कि समतल दर्पण से प्रकाश की किरण रीडिंग की जीरो पर आए। समतल दर्पण से प्रकाश की किरण जीरो मान दिखाए। क्या दिखाए? जीरो मान। विद्युत धारा का मान जीरो दिखाए, मतलब जीरो पर व्यवस्थित कर लेते हैं। समतल से निकलने वाली प्रकाश किरण को जीरो पर रोकते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली घूमती है, कुंडली घूमने के साथ साथ समतल दर्पण भी घूमता है, जिसके कारण प्रकाश किरण में विक्षेप आता है। मतलब प्रकाश किरण एक पर या दो पर आ जाती है और ये विक्षेप ही, इस विक्षेप को मापकर ही विद्युत धारा के मान को बताया जाता है। क्लियर? चलो ये भी हो गया। व्यंजक प्राप्त करते हैं बेटा। क्या प्राप्त करते हैं? व्यंजक, डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए लिखेंगे माना, डेरिवेशन बेटा क्या लिख रहे हैं हम? डेरिवेशन, अरे यार लिख देता हूं यहाँ डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में लिखेंगे माना कुंडली का क्षेत्रफल A है, एरिया, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या है? A है, जिसमें कॉपर वायर के या तार के N फेरे हैं। कितने फेरे हैं? N फेरे हैं। तथा कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र V के बीच रखा गया है। तब कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण, जिसे हम टॉर्क कहते हैं बेटा, टॉर्क टाउ से दर्शाएंगे। बल आघूर्ण को कहते हैं टॉर्क और टाउ से दर्शाते हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा बेटा VINA sin थीटा। अगर कुंडली लंबवत है, देखो चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, कुंडली इस तरह से रखिए। अगर कुंडली लंबवत है तो साइन थीटा, लंबवत हो या कुछ भी हो, फिलहाल कुंडली घूमेगी तो थीटा कोण बनाएगी, दैट्स वाई साइन थीटा लगाया है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है। माना कुंडली का क्षेत्रफल A है, ये आ गया, जिसमें तार के N फेरे, कॉपर के तार के N फेरे लपेटे गए, N आ गया। तथा कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, I आ गया, प्रवाहित की जाती है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र V के बीच में रखा गया है तो चुंबकीय क्षेत्र V भी आ गया। तो तब कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर वीना साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो बेटे, अगर थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो, लंबवत हो, मतलब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में, तो साइन 90 लिखेंगे और साइन 90 का मान होता है 1, दैट्स वाई यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा टाउ बराबर वीना, है ना। इस बात को दूसरी समीकरण लिख देना नीचे करके, मेरे पास जगह नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो टाउ बराबर क्या आएगा? बीना साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री लगाकर उसकी वैल्यू 1 लगाकर वहां से हटा दिया, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जब बेटे इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण लगेगा, ये घूमेगी तो स्प्रिंग में ऐंठन आएगी। जैसे ही कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंग में आ जाएगी ऐंठन, और स्प्रिंग में ऐंठन आने की वजह से स्प्रिंग कोशिश करेगा कि इसे पीछे को घुमा दो। तो जैसे ही हम विद्युत धारा को हटाएंगे कुंडली अगेन पीछे घूम जाएगी। तो जितना बल आघूर्ण आगे लगेगा उतना ही बल आघूर्ण पीछे लगेगा, मतलब रिवर्स टॉर्क भी यहां कार्य करेगा। तो लिख देते हैं ऐंठन
भाई जब बल आघूर्ण कार्य करेगा विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद, उसके बाद कुंडली घूमेगी, फिर हम विद्युत धारा को खत्म करेंगे, विद्युत धारा हटा देंगे वहां से धारा का मान, तो कुंडली वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। दैट्स वाई ऐंठन उत्पन्न होगी उसमें, और ऐंठन को कहते हैं हम रिवर्स टॉर्क। टाउ डैश से दर्शा लो, रिवर्स टॉर्क, ये कह लो प्रति आघूर्ण, प्रति आघूर्ण। तो बेटे बल आघूर्ण या आघूर्ण के विपरीत एक आघूर्ण और लगता है जिसे हम प्रति आघूर्ण कहते हैं या ऐंठन कहते हैं, टाउ से दर्शाते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा के फाई। क्या होता है बेटे? के फाई। तो जो प्रति आघूर्ण होगा उसे दर्शाएंगे टाउ डैश बराबर के फाई, जहां पर के क्या है बेटे समझा देता हूं, जहां पर के है स्प्रिंग नियतांक, के क्या है बेटे? स्प्रिंग नियतांक है के, समझदार बालक, के है स्प्रिंग नियतांक, और जहां पर फाई है ऐंठन कोण। फाई क्या है बेटे? ऐंठन कोण, रिवर्स टॉर्क एंगल, ऐंठन कोण। ये दो बातें आप याद रखेंगे, ठीक। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपको ये बात याद रखनी है कि टॉर्क और रिवर्स टॉर्क इक्वल होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने में जितना बलागुण आगे की ओर लगेगा, विद्युत धारा को खत्म करने में उतना ही बलागुण पीछे की ओर लगेगा। दैट्स वाई टॉर्क इज इक्वल टू रिवर्स टॉर्क। ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाते हैं। तब हम क्या लिखेंगे? ये आ रहा है फ्रेम में, आ रहा है। तब हम लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो टाउ बराबर रिवर्स टॉर्क, टॉर्क बराबर रिवर्स टॉर्क। कहाँ करें? यहाँ कर लेते हैं, जरा इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा सा कष्ट कर लो। समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन यहाँ कर देते हैं। हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू रिवर्स टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू रिवर्स टॉर्क, मतलब आघूर्ण और प्रति आघूर्ण आपस में इस समय बराबर हैं। तो बेटा टॉर्क क्या? वीना, BINA वीना, और रिवर्स टॉर्क क्या है? के फाई। अगर हमें यहाँ से धारा निकालनी हो I, तो के फाई जहाँ था वहीं रहेगा, अपॉन में आ जाएगा VAN वैन, VAN वैन। तो I निकालेंगे तो VAN आ जाएगा अपॉन में इधर बटे में, तो I बराबर हो जाएगा के फाई VAN वैन। जहाँ बेटा ध्यान से सुनेंगे, जहाँ पर K अपॉन VAN बराबर होगा G, जहां पर K बटा VAN बराबर होगा G। G क्या है? G है बेटे G मीटर नियतांक, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो K अपॉन VAN बराबर G लिख देंगे, तो I बराबर हो जाएगा G फाई। I बराबर क्या होगा बेटा? G फाई। मतलब समझ रहे हो इसका? समझाता हूं। I बराबर हो जाएगा G फाई, मतलब जितनी ज्यादा विद्युत धारा उतना ज्यादा विक्षेप। फाई क्या? ऐंठन कोण है ना, ऐंठन कोण, कितनी ऐंठ आकर कोण आएगा उसमें, तो जितनी ज्यादा विद्युत धारा उतना ज्यादा ऐंठन कोण, या जितना ज्यादा ऐंठन कोण उतनी ज्यादा विद्युत धारा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्या बेटे? व्यंजक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हम सुग्राहिता की बात करेंगे, सेंसिटिविटी की बात करेंगे। सही है? तो इसे राइट करो, फिर मैं बताता हूं जरा आपको। तो बेटा आप पढ़ेंगे सुग्राहिता। क्या पढ़ेंगे? सुग्राहिता, सेंसिटिविटी। तो मैं लिख देता हूं धारामापी सुग्राहिता, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ जी मीटर। जी मीटर की सेंसिटिविटी देखेंगे, मतलब सुग्राहिता क्या होती है। दो प्रकार की सुग्राहिता की बात करेंगे बेटा। एक होगी हमारी क्या? धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। एक तो बेटे धारा सुग्राहिता की बात करेंगे कि धारा का सेंस कितनी जल्दी लगाता है ये, इसके लिए फॉर्मूला लेना है हमें। और एक वोल्टता सुग्राहिता बेटे, वोल्टता सुग्राहिता। दोनों फॉर्मूले जरूरी हैं सवालों में बेटा, मैंने तो इसके सवाल करा दिए आपको, और ये फॉर्मूले देखो अब याद आ जाएंगे आपको। तो धारा सुग्राहिता में क्या लिखना है? हमें लिखना है I धारा के लिए विक्षेप। मतलब अगर I धारा प्रवाहित की है तो कितना विक्षेप होगा जी मीटर में। तो I धारा के लिए विक्षेप सपोज करो फाई है। I धारा के लिए विक्षेप क्या है? फाई। तो एकांक धारा के लिए विक्षेप क्या होगा? एकांक धारा के लिए विक्षेप बेटे, एकांक धारा के लिए विक्षेप क्या होगा? फाई अपॉन I। सिंपल। अगर I धारा के लिए विक्षेप फाई है, या I धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप फाई उत्पन्न होता है, तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप उत्पन्न होगा फाई अपॉन I। ये I जो है इस फाई के अपॉन में आ जाएगा। ठीक। अब हम जानते हैं चूंकि I बराबर होता है, अभी पिछले डेरिवेशन में क्या है, I बराबर होता है क्या? K फाई अपॉन वैन, VAN, K फाई अपॉन वैन। तो अब हम I का मान लगा देंगे यहाँ, है ना। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हो तो नहीं मत मानो, नो प्रॉब्लम। I का मान लगा देंगे।
तो अब हमारा फॉर्मूला होगा, नीचे लिखते हैं, इधर लिखते हैं, फाई अपॉन आई इज इक्वल टू फाई, आई का मान क्या लगाना है ये सारा लिख दो, के फाई अपॉन वी ए एन, फाई से फाई रिड्यूस हो जाएगा, वी ए एन देखो 1 2 3, जब 3 संख्याएं बटे में हो तो तीसरी ऊपर आ जाती है, तो वी ए एन ऊपर आ जाएगा बेटा अब, और अपोन में क्या रह जाएगा के, अपोन में क्या रह जाएगा के। तो बेटे धारा सुग्राहित आएगी वी ए एन अपॉन के। के है स्प्रिंग की क्वालिटी, मतलब स्प्रिंग कौन से धातु से बना है, तो स्प्रिंग किससे बना है, फास्फर ब्रांच की पत्ती से बना है, मिश्र धातु से बना है, सही है, इसीलिए मिश्र धातु से बनाया है क्योंकि हमें कम से कम प्रतिरोध चाहिए होता है स्प्रिंग के अंदर, जिससे जो जी मीटर है जल्दी सेंस लगा ले, उसमें रुकावट ही कम आए, प्रतिरोध ही कम एक्टिवेट हो। तो ये समझ लो अगर स्प्रिंग नियतांक बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा, क्योंकि ये विद्युत कर्मानुपाती है और ये अनुकर्मानुपाती। तो ये तो आया हमारा किसका फॉर्मूला बेटा, धारा सुग्राहिता फॉर्मूला ये आ गया। अब वोल्टता सुग्राहिता की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे लिखना है, आई धारा के लिए विक्षेप, तो वी वोल्ट के लिए विक्षेप, वी वोल्ट के लिए क्या बेटा विक्षेप, हरकत विक्षेप क्या मानेंगे फाई, तो एकांक वोल्ट के लिए विक्षेप क्या होगा, एकांक वोल्ट के लिए विक्षेप होगा फाई अपॉन वी, होगा बेटा। अगर वी वोल्ट के लिए विक्षेप फाई है तो एकांक वोल्ट के लिए विक्षेप फाई अपॉन वी होगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई बटा बी बराबर होता है इंटू आर, बी बराबर क्या होता है इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार विभव बराबर आई इंटू आर होता है। तो वी के स्थान पर आई इंटू आर लिख देंगे, आर के साथ जी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के लिए होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न रेजिस्टेंस है तो जी लगा दिया। अब आई का मान हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं आई बराबर होता है के फाई अपॉन वैन, जी मीटर में जो आई होता है बेटा विद्युत धारा का मान होता है वो यही होता है ना, यस। तो अब हम आई के स्थान पर ये मान लगा देंगे, देन फाई बटा आई का मान क्या है के फाई, साथ में आर जी को ऐसे लिख देते हैं अपॉन वैन। अब देखो फाई से फाई रिड्यूस हो गया तो वी ए एन ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 तीन संख्या, तीसरी संख्या ऊपर आएगी तो वी ए एन आ जाएगा ऊपर, और बेटे नीचे क्या रह जाएगा के आर, के आर जी चाहो तो लगाओ, नहीं चाह रहे तो मत लगाओ। तो ये वोल्टता सुग्राहिता का फॉर्मूला बनेगा बी ए एन अपॉन के आर, ठीक है। अब चाहो तो आप इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो, देखो बी ए एन के स्थान पर क्या लगा सकते हैं हम, आई लगा सकते हैं। देखो नाउ शायद फ्रेम में आ रहा हो, तो वी ए एन यहाँ पर भी क्या वी ए एन, तो वी ए एन की जगह हम क्या लगा देंगे आई, और बटे में क्या है आर जी, है ना, और बराबर क्या होता है विभव होता है, वोल्टता होती है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, वी एन अपॉन के ये क्या है, ये धारा सुग्राहिता आई का मान है तो आई लगा देंगे, इसके स्थान पर दोनों के स्थान पर आई लगा देंगे, बटे में क्या आर जी, तो आर जी, और आई अपॉन आर बराबर क्या होता है वी होता है। तो इस तरह से हम सुग्राहिता भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इतना दिमाग पर ओवरलोड डालें, बस आप समझ कर चलें कि जो जी मीटर होता है उसका उपयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए, बहुत कम से कम विद्युत धारा को माप सकते हैं। संरचना के लिए आप याद रखेंगे, इसमें आयताकार कुंडली होती है जिसमें कॉपर के फेरे या लपेटे होते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिया जाता है। ऊपर फास्फर ब्रांच की बत्ती में एक समतल दर्पण होता है, मरोड़ टोपी होती है, टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। नीचे स्प्रिंग होता है जो फास्फर ब्रांच की पत्ती से बना होता है, टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली घूमती है, इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, बलागुण। जब बलागुण उत्पन्न होगा तो इसके विपरीत प्रति आगुण भी उत्पन्न होता है, जिसे हम रिवर्स टॉर्क कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट्स वाई विद्युत धारा का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है आई बराबर के फाई अपॉन वी ए एन वैन, ठीक है। धारा सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता सब इजी है, बिल्कुल इजी मक्खन, बिल्कुल। आई होप समझ में आया होगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।